गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड के बारे में पढ़ा था और उसको डिराइव किया था और रिलेशन निकाला था डेल डॉट ए और डाइवर्जेंस ऑफ ए में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड, सदिश क्षेत्र का कर्ल। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हमें एक सदिश क्षेत्र कंसिडर करना पड़ेगा स्पेस में। तो माना सदिश क्षेत्र ए में हमने एक वेक्टर फील्ड मानी स्पेस में, वो हमने डिनोट कर दी वेक्टर ए से। अब इस सदिश क्षेत्र ए में मैंने एक पॉइंट माना P, जिसको मैंने चारों ओर एक काल्पनिक पथ से बंद कर दिया। आई क्लोज्ड इट विद अ इमेजिनरी पाथ। मैंने क्या करा, एक वेक्टर फील्ड ली है ए, उसके अंदर मैंने एक पॉइंट माना है P, एक बिंदु माना है P, और उसको चारों ओर से मैंने एक काल्पनिक पथ से बंद कर दिया है। अब बंद पथ पर सदिश क्षेत्र ए का जो समाकलन होता है, इस क्लोज पाथ के लिए वेक्टर ए का जो इंटीग्रल होगा वो दिया जाएगा इस तरीके से, लाइन इंटीग्रल के फॉर्म में, जो कि मैंने इस इक्वेशन से शो कर रखा है। dl जो है यहाँ पे बंद पथ के अनुदिश रेखा अल्पांश है। dl जो है आपका लाइन एलिमेंट है अलोंग दी क्लोज्ड पाथ। अब आपका कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड हम डिफाइन करते हैं। सदिश क्षेत्र के बंद पथ पर रेखा समाकलन को सर्कुलेशन भी कहते हैं। हम जो ये वेक्टर फील्ड में हमने क्या करा, एक पार्टिकल P लिया है और इसको हमने एक इमेजिनरी पाथ से बंद कर दिया, और हम इस पर्टिकुलर पाथ के लिए, क्लोज्ड पाथ के लिए हम लाइन इंटीग्रल डिफाइन कर रहे हैं। तो ये जो लाइन इंटीग्रल होता है इसको हम सर्कुलेशन भी कहते हैं, परिसंचरण भी कहते हैं। सर्कुलेशन हिंदी में, इंग्लिश में, और परिसंचरण कहते हैं हिंदी में। रेखा समाकल बंद पथ के द्वारा परिबद्ध के पृष्ठ तल अभिविन्यास पर निर्भर करता है। ये कह रहा है कि आपका जो ये आपने लाइन इंटीग्रल निकाला है, ये बेसिकली किस पे डिपेंड करता है कि आपने जो उसमें सरफेस आपका एनक्लोज्ड हुआ है उसके ओरिएंटेशन पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? अभिविन्यास पर निर्भर करता है। रेखा समाकल बंद पथ के द्वारा परिबद्ध, जो एरिया उसने अपने अंदर एनक्लोज्ड किया है, परिबद्ध किया है, उसके ओरिएंटेशन पर, अभिविन्यास पर ये डिपेंड करता है। यदि बंद पथ द्वारा परिबद्ध पृष्ठ तल को इस प्रकार रखा जाता है, अब हमने जो वो पाथ हमने जो बनाया है, इमेजिनरी पाथ लाइन उस P पॉइंट के चारों तरफ, उसका जो हम सरफेस इंटीग्रल ले रहे हैं, लाइन इंटीग्रल ले रहे हैं, वो इस तरीके से ले रहे हैं कि उसकी वैल्यू क्या हो, मैक्सिमम हो, अधिकतम हो। यदि बंद पथ द्वारा परिबद्ध पृष्ठ तल को इस प्रकार रखा जाता है कि रेखा समाकलन या परिसंचरण का मान, सर्कुलेशन का जो मान है, मैग्नीट्यूड है, अधिकतम हो जाए, मैग्नीट्यूड जो आ रहा है लाइन इंटीग्रल का इस क्लोज्ड पाथ के अलोंग वो मैक्सिमम आ रहा है, तो इस स्थिति में सदिश क्षेत्र का रेखा समाकल तथा बंद पथ द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल के अनुपात को, आपने जो ये लाइन इंटीग्रल लिया उस लाइन इंटीग्रल को मैंने डिवाइड कर दिया उसके सरफेस इंटीग्रल से। तो इन दोनों का जो रेशो है, रेशो का सीमांत मान जो है, सीमांत मान जो हमने लिया है, हमने मतलब ds को टेंड्स टू 0 कर दिया, तो ये सीमांत मान हो गया। यानी जब क्षेत्रफल शून्य के निकट हो तो क्षेत्रफल अल्पांश की स्थिति पर परिमाण में सदिश क्षेत्र का कर्ल कहलाता है। तो ये जो आपने लाइन इंटीग्रल डिफाइन करा है, उस लाइन इंटीग्रल को हम क्या कहते हैं, कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड, जिसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 से डिनोट किया है। मैंने क्या करा, ये जो लाइन इंटीग्रल लिया मैंने उस इमेजिनरी पाथ के लिए, वो मैं कह रही हूँ कि जब मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालती हूँ, किसका, इस पर्टिकुलर लाइन इंटीग्रल का, डिवाइडेड बाय द सरफेस इंटीग्रल, सच दैट कि आपका जो सरफेस इंटीग्रल है वो टेंड्स टू 0 है, इसका सीमांत मान शून्य के निकट है, तो ये वैल्यू आपकी क्या आ रही है, मैक्सिमम आ रही है। तो ये क्या कहलाएगा, कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड। ये इसका क्या दे रहा है, मान दे रहा है, परिमाण दे रहा है, इसलिए कर्ल ऑफ ए का मैंने क्या ले रखा है, मैग्नीट्यूड ले रखा है। इसी चीज़ को मैं इंग्लिश में भी डिफाइन कर सकती हूँ इस तरीके से, if the surface enclosed by the closed path, surface enclosed by the closed path is kept in such a way, इस तरीके से आप ले रहे हो उस surface enclosed को, that the line integral और circulation, परिसंचरण को हम circulation कहते हैं, तो या line integral या circulation becomes maximum, then in this orientation
और आपका वो जो लाइन इंटीग्रल है वो मैक्सिमम हो जाता है। तो इस पर्टिकुलर अभिविन्यास ओरिएंटेशन में द रेशियो ऑफ द लाइन इंटीग्रल ऑफ द वेक्टर फील्ड, किसका रेशियो, लाइन इंटीग्रल लिया एक तो आपने वेक्टर फील्ड का ए का, टू द एरिया एनक्लोज्ड बाय द पाथ, उस पाथ में कितना एरिया आपने अंदर बंद किया, विद द एरिया टेंडिंग टू जीरो सच दैट कि हमने डी एस क्या कर दिया, टेंड्स टू जीरो, इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड एट द पोजीशन ऑफ द एरिया एलिमेंट। तो वो उसका क्या कहलाता है, वेक्टर फील्ड का कर्ल कहलाता है, किस पोजीशन पे, एरिया एलिमेंट की पोजीशन पर। तो ये तो हुई बेसिक डेफिनेशन किसकी, कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड। अब हम आगे चलते हैं, ये आपको मुझे समझ में आ गया होगा। अब मुझे लगता है इसकी दिशा, अब मैं इसकी डायरेक्शन बताना चाहती हूँ। तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, उस तल के लंबवत होती है। जिस भी आपने जो एरिया एलिमेंट लिया है, वो जो पर्टिकुलर जिसको आपने इनक्लोज किया है, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपका जो भी आप लेते हो यूनिट वेक्टर, उस डायरेक्शन में इसकी डायरेक्शन होगी। तल के लंबवत होती है, जिसमें आपका क्षेत्र अंश, आपने एरिया एलिमेंट की परिसीमा पर परिसंचरण अधिकतम होता है। जहाँ पे भी आपने वो लाइन इंटीग्रल डिफाइन किया है जिसमें इसकी वैल्यू क्या आ रही है, मैक्सिमम आ रही है, उस एरिया एलिमेंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसकी कर्ल ऑफ ए की क्या होगी, डायरेक्शन होती है। अगर हम कह रहे हैं कि उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है वो एन कैप है, तो हम इस तरीके से भी इक्वेशन नंबर 1 को डिफाइन कर सकते हैं कि कर्ल ऑफ ए डॉट एन कैप इज इक्वल्स टू लिमिट डी एस टेंस टू जीरो 1/ds लाइन इंटीग्रल ऑफ ए डॉट डी एल सच दैट दिस लाइन इंटीग्रल इज मैक्सिमम। ये लाइन इंटीग्रल की वैल्यू क्या आ रही है, अधिकतम आ रही है। तो ये आपका कर्ल की हमारी डेफिनेशन है। लाम्बिक वक्र रेखी निर्देशीय तंत्र में, यानी ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, किसी सदिश क्षेत्र का कर्ल या परिसंचरण, अगर हमें किसी वेक्टर फील्ड का सर्कुलेशन या लाइन इंटीग्रल निकालना है, तो इसके लिए हमें u1, u2, u3 घटकों के पृथक, तो तीनों जो उसकी एक्सिस होती हैं आपकी, किसकी, ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया है आपने ये, तो इसकी जो तीनों एक्सिस होती हैं, ये तीनों एक्सिस हैं, u1 एक्सिस, u2 एक्सिस और u3 एक्सिस। इन तीनों एक्सिस के लिए हमें अलग अलग कंपोनेंट्स निकालने पड़ेंगे और फिर हमें उनको आपस में ऐड करना पड़ेगा। तो जो फाइनल एडअप होने के बाद कंपोनेंट आएगा, वो आपका कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड कहलाता है उस पर्टिकुलर लाइन इंटीग्रल के लिए। अब हमें इसे निकालना है, तो उसे निकालने के लिए हमने क्या माना किसी बिंदु O पर सदिश क्षेत्र A के घटक। अब मैंने आपको बताया था कि तीनों एक्सिस में किसी भी वेक्टर फील्ड के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, तो उसको हम इमेजिन क्या करते हैं, ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में लाम्बिक वक्र रेखीय निर्देशीय तंत्र में A1, A2 और A3 लाम्बिक वक्र रेखीय निर्देशांक तंत्र के अक्षों के अनुदिश है। और इस पर्टिकुलर जो आपने OCCS सिस्टम लिया है, इसका जो ओरिजिन लिया है आपने, जहाँ पे तीनों एक्सिस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, वो आपका O है। टू फाइंड u3 कंपोनेंट ऑफ कर्ल ऑफ A, अब मैं सबसे पहले क्या करूँगी, इसका जो आपका u3 कंपोनेंट है इस पर्टिकुलर कर्ल ऑफ वेक्टर फील्ड में, सबसे पहले मैं क्या निकालूंगी, आपका u3 घटक निकालूंगी। तो इसका u3 घटक निकालने के लिए हम क्या करते हैं, वी कंसीडर अ सरफेस एलिमेंट, मैं एक सरफेस एलिमेंट मानती हूँ, मैं क्षेत्रफल अल्पांश यहाँ पे मानूंगी, और वो क्षेत्रफल अल्पांश मैं क्या मान रही हूँ, OLMN। देखिए डायरेक्शन O से स्टार्ट हो रही है, O से L की तरफ जा रहा है, L से M की तरफ जा रहा है और M से N की तरफ जा रहा है, इसलिए मैंने इस तरीके से इसको लिखा है OLMN इन द प्लेन परपेंडिकुलर टू द u3 कर्व। अब ये जो प्लेन है जिसमें आपने ये अल्पांश माना है, क्षेत्रफल अल्पांश, वो u3 के क्या है, परपेंडिकुलर है, लंबवत है। यही हमारी कंडीशन होती है कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड निकालने के लिए। टू द u3 कर्व एंड मेड फ्रॉम लाइन एलिमेंट्स, और ये किससे बने हुए हैं, दो लाइन एलिमेंट से मिलके बना हुआ है, h1 du1 और h2 du2, दो रेखा अवयव से मिलके बना हुआ है, h1 du1 और h2 du2। द कॉम्पोनेंट्स a1, a2 एंड a3। अब मुझे ये आपके क्या निकालने हैं, कॉम्पोनेंट्स घटक निकालने हैं और वेक्टर A आर अलॉन्ग u1 u2। अब मैं इसको पहले ही बता चुकी हूँ कि u1 के अलॉन्ग मैं जो घटक मान रही हूँ वेक्टर फील्ड सदिश क्षेत्र का, वो A1 मान रही हूँ, u2 के अलॉन्ग A2 मान रही हूँ और u3 के अलॉन्ग A3 मान रही हूँ। अब द कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर फील्ड A अलॉन्ग OL कर्व, अब आप अपने डायग्राम में देखेंगे तो A का जो कॉम्पोनेंट होगा अलॉन्ग OL कर्व, देखिए मैं इसकी बात कर रही हूँ,
ये u1 एक्सिस के अलॉन्ग है। और मैंने आपको बोला u1 एक्सिस के अलॉन्ग जो मैं आपका क्षैतिज क्षेत्र है a, उसका जो कंपोनेंट मान रही हूँ वो कितना मान रही हूँ a1। तो मैं इसके अलॉन्ग जब मानूंगी तो मानूंगी a1, इसके अलॉन्ग मानूंगी तो मानूंगी a2, और इसके अलॉन्ग मानूंगी जो कि u3 कर्व है उसके अलॉन्ग मानूंगी a3। तो मेरी यहाँ पे कोई भी चीज़ मैं अगर निकाल रही हूँ तो उसमें a1 एसोसिएट करेगा, यहाँ पे कोई भी चीज़ निकालूंगी तो उसमें भी उसमें a2 एसोसिएट करेगा। एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि देखिए ये वाली चीज़ इसके समानांतर है एक तरीके से। अगर आप देखोगे इसको 3D में अगर आप इमेजिन करोगे तो ये वाली चीज़ इसके समानांतर आ रही है और ये वाली चीज़ इसके समानांतर आ रही है, ठीक है। जब मैं इसके लिए निकालूंगी तो देखिए ये तो डायरेक्ट आपका रेखा अवयव आ गया, ये आपका रेखा अवयव तो है पर डायरेक्ट नहीं है, इसके साथ इसका कोई ना कोई पार्ट ऐड होगा, क्योंकि आप यहाँ से यहाँ पे जब आप आएंगे तो ये वाली चीज़ भी आपकी हेल्प करेगी और ये वाली चीज़ भी आपकी हेल्प करेगी। तो इस कॉम्पोनेंट को निकालने के लिए आपको इन दोनों का यूज़ करना पड़ेगा। इसी तरीके से ये डायरेक्ट लिख सकते हो पर ये डायरेक्ट नहीं लिख सकते, तो इसमें भी आपका दूसरे कंपोनेंट का क्या आएगा, यूज़ आएगा। तो ये मैं आपको आगे बताऊंगी। पहले हम क्या करते हैं, हम OL की बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम OL के लिए देखेंगे। तो आपका OL के लिए अगर मैं निकालती हूँ तो पहले सबसे पहले मैंने बोला था कंपोनेंट ऑफ वेक्टर फील्ड A, सदिश क्षेत्र A के लिए आपको घटक बताना है कौन सी डायरेक्शन में, OL डायरेक्शन में। तो वो कितना हो जाएगा A1, क्योंकि वो U1 एक्सिस के अलॉन्ग है। अब तो लाइन इंटीग्रल फ्रॉम O टू L, अगर आप रेखा समाकलन निकालेंगे कहाँ से कहाँ तक, O से L तक, तो कितना आएगा, सिंपल लाइन इंटीग्रल हो जाएगा आपका। तो O टू L A डॉट DL, यहाँ पे वेक्टर साइन आएगा, मैंने नहीं लगाया, आप लोग लगाएंगे तो A डॉट DL के बराबर होगा। तो A डॉट DL जो आपका रेखा अवयव है उसका जो मान है वो कितना है, टोटल H1 DU1 है OL की वैल्यू। तो इस लाइन इंटीग्रल की रेखा समाकलन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, A1 H1 DU1। अब हम रेट ऑफ चेंज, परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज ऑफ लाइन इंटीग्रल, किसके परिवर्तन की दर, रेखा समाकलन के परिवर्तन की दर, कौन सी डायरेक्शन में, U2 डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन में, U2 डायरेक्शन में। कितनी हो जाएगी, मैं इसके परिवर्तन की दर इस डायरेक्शन में निकालना चाहती हूँ, तो क्या हो जाएगा, डेल A1 H1 DU1 डिवाइडेड बाय H2 DU2, यही होगी। ये हम पहले भी निकाल चुके हैं तो वही चीज़ मैंने यहाँ लिखी है, डेल A1 H1 DU1 अपॉन H2 डेल U2, ये आपकी इसकी दर हो जाएगी, ठीक है। ये ढंग से क्लियरली आया नहीं है। अब ये DU1 है आपका, यहाँ पे D आएगा, तो क्लियर नहीं है यहाँ पे आपका प्रिंट में, ये D आएगा यहाँ पे। तो लाइन इंटीग्रल फ्रॉम M टू N, अब मुझे कहाँ से कहाँ तक निकालना है, M टू N। देखिए हम देखते हैं डायग्राम में, फ्रॉम M टू N, तो इसमें इसका भी योगदान रहेगा और इसका भी योगदान रहेगा। तो टोटल क्या हो जाएगा, दिस प्लस इसमें इस डायरेक्शन में परिवर्तन की दर के बराबर होगा, इनटू जो भी इसकी लेंथ रहेगी। ये चीज़ हमने डाइवर्जेंस में भी निकाली है इस तरीके से। तो देखिए क्या होगा, लाइन इंटीग्रल फ्रॉम M टू N क्या हो जाएगा आपका, माइनस A1 H1 DU1 प्लस डेल A1 H1 DU1 अपॉन H2 डेल U2 इंटू H2 DU2। हम टोटल जो लेंथ होती है उससे मल्टीप्लाई भी करते हैं टोटल चेंज निकालने के लिए। तो परिवर्तन की दर है, पर टोटल चेंज कितना हो जाएगा, जो भी उस रेखा अवयव की लेंथ है उसके मैग्नीट्यूड से, उसके परिमाण से हम इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब माइनस साइन क्यों लिया है, क्योंकि देखिए आप ये और ये दोनों आपस में एक दूसरे के अपोजिट हैं और ये दोनों आपस में एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो ये अगर पॉजिटिव आएगा तो ये नेगेटिव आएगा, ये क्योंकि पॉजिटिव आएगा तो ये वाला कंपोनेंट आपका क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो वही चीज़ कह रहा है ये। देखिए मैं दोबारा बताती हूँ आपको, हम ये निकाल चुके हैं, हम ये निकाल रहे हैं, तो इसकी डायरेक्शन अगर आप पॉजिटिव ले रहे हैं तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। इसी तरीके से अगर आप इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव, इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव ले रहे हैं तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो ये प्लस में आएगा, ये माइनस में आएगा, इसी तरीके से ये प्लस में आएगा तो ये आपका माइनस में आएगा। इसलिए हम M टू N के लिए निकाल रहे हैं, तो M टू N वाली जो क्वांटिटी आएगी, रेखा अवयव आएगा, वो आपका पूरा क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा।
तो माइनस A1H1 du1 प्लस माइनस साइन पूरे उस पर वैल्यू पे आ जाएगा M2n के लिए, बाहर ले लिया इसलिए मैंने, प्लस डेल A1H1 du1 अपॉन H2 डेल U2 इंटू H2 du2। अब लाइन इंटीग्रल फ्रॉम N टू O, देखिए N2O में तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। N2O तो आपका डायरेक्ट आपकी रेखा अवयव का मान ही आ गया। तो ये रेखा अवयव का मान कितना है H2 du2, पर इसके अलावा जो कॉम्पोनेंट है किसका, सदिश क्षेत्र का जो घटक का मान है इस डायरेक्शन में U2 एक्सिस में, वो कितना है आपका A2। तो यहाँ पे वो किससे मल्टीप्लाई होगा, A2 से मल्टीप्लाई होगा। तो A2 इंटू H2 du2, तो ये माइनस में आएगा, मैं आपको बता ही चुकी हूँ ये चीज़ आपके माइनस में आएगी। तो N2O की वैल्यू आपकी ये आ गई। अब लास्ट कंपोनेंट बचा है आपका, तो रेट ऑफ चेंज, पहले हमने U2 डायरेक्शन में परिवर्तन की दर निकाली थी, अब हम कौन सी डायरेक्शन में निकाल रहे हैं, रेखा अवयव की U1 डायरेक्शन में परिवर्तन की दर निकालेंगे। तो वो कितनी होगी, इस किसके लिए निकाल रहे हैं, U2 के लिए निकाल रहे हैं, लेंथ के लिए। तो A2H2 du2 अपॉन कौन सी डायरेक्शन में निकाल रहे हैं, U1 डायरेक्शन में निकाल रहे हैं, तो H1 डेल U1। तो लाइन इंटीग्रल फ्रॉम L टू M, लाइन इंटीग्रल फ्रॉम L टू M, तो ये इसके साथ आ रहा है, इसके साथ इसके समानांतर है, इसके पैरेलल है, तो इसमें इसका कंपोनेंट भी आएगा। तो हम क्या करेंगे, सिंपल ये प्लस में आएगा आपका। तो देखिए N2M हम निकाल रहे हैं, तो वो उसके समानांतर है आपके H2 du2 के, तो ये लेंथ तो डायरेक्ट आएगी A2H2 du2 प्लस इसकी U1 के साथ जो परिवर्तन की दर है, रेट ऑफ चेंज है, यानी डेल A2H2 du2 अपॉन H1 डेल U1 इंटू H1 du1। तो मैंने चारों कॉम्पोनेंट्स आपके निकाल लिए। कौन कौन से कॉम्पोनेंट्स निकाले मैंने, 1 2 3 4, आपके ये दोनों पॉजिटिव आएंगे और ये दोनों आपके क्या आएंगे, नेगेटिव आएंगे, क्योंकि ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में है और ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में है। अब हम इन चारों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो आगे हमने क्या लिखा है, द लाइन इंटीग्रल ऑफ द वेक्टर फील्ड A अलॉन्ग द क्लोज्ड पाथ OLMNO, क्लोज्ड पाथ अगर मुझे बनाना है तो O वापस लिखना पड़ेगा, इज इक्वल टू द सम ऑफ द लाइन इंटीग्रल्स ऑफ द वेक्टर फील्ड अलॉन्ग देयर साइड्स। तो हमने जितने भी अभी चार उसके साइड्स थे सरफेस एलिमेंट के आपके उसके चारों साइड्स के इंटीग्रल के सम के बराबर होगा। OLMNO के अनुदेश सदिश क्षेत्र A का समाकलन उसकी भुजाओं के अनुदेश सदिश क्षेत्र के रेखा समाकलनों के योग के बराबर होता है। अब हम क्या कर दें, पूरे चारों कंपोनेंट्स को ऐड कर दें, O2L, L2M, M2N और N2O, ये सब हम निकाल चुके हैं। मैंने सबकी यहाँ पे वैल्यू डाल दी और वो हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 2। तो आप यहाँ पे देखेंगे ये पॉजिटिव आ रहा है तो ये नेगेटिव आ रहा है, ये पॉजिटिव आ रहा है तो ये नेगेटिव आ रहा है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ इससे कैंसिल हो जाएगी। तो सिर्फ ये वाला कॉम्पोनेंट बचेगा, परिवर्तन की दर वाला बचेगा, और ये वाला परिवर्तन की दर वाला बचेगा। अब इसमें भी क्या है, आपको पता है कि आपके U1, U2 और U3 आपस में क्या है, स्वतंत्र हैं, इंडिपेंडेंट है। तो मैं क्या कर सकती हूँ, H1 को H1 से यहाँ ये, क्योंकि ये तो कॉन्स्टेंट्स हैं आपके, तो H1 से H1 कैंसिल हो जाएगा, H2 से H2 कैंसिल हो जाएगा आपका, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो देखिए डेल A2H2 और अपॉन डेल U1 माइनस डेल A1H1 अपॉन डेल U2, और du1 और du2 आपके क्या आ जाएंगे बाहर। देखिए यहाँ du1 है, यहाँ du2 है, दोनों मल्टीप्लाई हो गए, और यहाँ पे du1 है और du2 है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, तो ये मल्टीप्लिकेशन वाला फैक्टर है कॉमन आ गया, बाहर लिख दिया, और ये आपकी हो गई इक्वेशन नंबर 3। अब हमने क्या करा है, रेखा समाकलन तो निकाल लिया है। अब हमारी जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है, हमारी डेफिनेशन सबसे पहले तो हम क्या करें, इस पर्टिकुलर के लिए यूनिट फैक्टर देखें। तो यूनिट फैक्टर क्या होगा, आपने देखा कि OLMNO जो आपका सरफेस एलिमेंट है आपका, वो जो सरफेस एलिमेंट है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कौन सी एक्सिस है, U3 एक्सिस है, तो उसके करस्पॉन्डिंग आपका जो यूनिट वेक्टर होगा वो यूनिट वेक्टर कौन सा होगा आपका, E3 कैप। क्योंकि आप जब ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करते हैं तो जो आप यूनिट वेक्टर्स लेते हैं वो कौन से लेते हैं आप,
E1 कैप, E2 कैप और E3 कैप। तो U3 एक्सिस के अलोंग आपका जो एकांक सदिश होगा वो कौन सा होगा? E3 कैप होगा। तो कर्ल ऑफ A डॉट E3 कैप, ये आपका इसका थर्ड कॉम्पोनेंट हो गया। ठीक है, अब मुझे डेफिनेशन अप्लाई करनी है। तो डेफिनेशन में आपका क्या होता है? ds टेंड्स टू 0। अब ds टेंड्स टू 0 निकालने के लिए ds की वैल्यू क्या हो जाएगी? किसी भी रेक्टेंगल का आप एरिया निकालते हैं तो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो ये लेंथ और ये ब्रेथ हो गई। तो h1 h2 इंटू du1 du2, तो h1 h2 और du1 du2 हो गया। तो ये देखिए यहाँ पे क्वांटिटी आ जाएगी आपकी h1 h2 du1 du2 टेंड्स टू 0, और इसी से हम इसको डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं, तो h1 h2 du1 du2 हो जाएगा। और ये आपका वैल्यू हो गई a डॉट डी एल ओ एल एम एन ओ। ठीक है, अब ये तो हुआ। अब यहाँ पे आप ये वैल्यू जो है, अगर आप यहाँ पे इसकी वैल्यू आपको पता है, इसकी क्वांटिटी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो यहाँ पे जब आप वैल्यू रख देंगे तो आपका क्या होगा? देखिए ये वाली जो वैल्यू मैंने निकाली थी, ये वाली वैल्यू मैं यहाँ सब्सटीट्यूट कर दूँ, तो मैं जब यहाँ सब्सटीट्यूट करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा? du1 और du2 तो कैंसिल हो जाएगा, ये वाली वैल्यू आ जाएगी और 1/h1 h2 आ जाएगा। ठीक है, लिमिट वाली चीज़ मैं यहाँ पे नहीं लिख रही हूँ। इसी तरीके से जब मैं बाकी दो कंपोनेंट्स निकालूंगी तो मेरे पास u1 एक्सिस के लिए और u2 एक्सिस के लिए, मैंने यहाँ पे u3 एक्सिस के लिए निकाला है। तो उनको निकालने के लिए आपको दोबारा सब चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसी को देखते हुए लिख सकते हैं। देखिए जब आप u3 के लिए लिख रहे हैं तो आपका 1/h1 h2 आ रहा है, तो जब आप u1 के लिए लिखेंगे तो क्या होगा? h1 वाली चीज़ नहीं आएगी, 1/h2 h3 आ जाएगा, ये देखिए। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हैं? जब आप u3 के लिए निकाल रहे हैं तो आप 2 - 1 कर रहे हैं। इसी तरीके से जब आप 1 के लिए लिखेंगे तो 3 - 2 करेंगे, यानी a3 h3 माइनस a2 h2। नीचे अगर आप 2 ले रहे हैं तो 1 आ रहा है, अगर 1 ले रहे हैं तो 2 आ रहा है, तो 3 ले रहे हैं तो 2 आएगा और 2 ले रहे हैं तो 3 आएगा। ये सिर्फ याद करने का तरीका है, जनरलाइज करने का तरीका है। इसी तरीके से लिए मैं u2 कॉम्पोनेंट निकाल सकती हूँ, तो 3 और 1 आ जाएंगे और 1 - 3 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास तीनों कॉम्पोनेंट्स आ गए। अब तीनों का निकालने के लिए आप क्या करेंगे? तीनों कॉम्पोनेंट्स को, आप तीनों घटकों को आप आपस में क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो मैंने तीनों को ऐड करा और तीनों की वैल्यू यहाँ पे इक्वेशन से रख दी। तो टोटल कर्ल ऑफ ए आपका क्या आ जाएगा? आपका, अब देखिए मेरे को क्या करना है, देखिए ये आएगा, जब मैं ऐड करूँगी ना सबको, तो ये पहली टर्म, ये आपकी दूसरी टर्म और ये आपकी तीसरी टर्म आएगी। अब मैं इसको, इस टर्म को और अच्छे से याद करने के लिए इसको थोड़ा सा मैं मॉडिफाई कर रही हूँ। तो मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे कि पहली टर्म में मैं h1 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ और h1 से ही डिवाइड कर रही हूँ। तो नीचे क्या आ गया? 1/h1 h2 h3 और ऊपर h1 आ गया। इसी तरीके से ये दूसरी टर्म है, तो यहाँ h2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ और h2 से ही डिवाइड कर रही हूँ। तो यहाँ पे भी h1 h2 h3 आ जाएगा और ऊपर h2 आ जाएगा। यहाँ पे भी मैंने यही करा, h3 से मल्टीप्लाई करा, h3 से डिवाइड करा। तो तीनों ही टर्म्स में, तीनों ही घटकों में आपके h1 h2 h3 1/h1 h2 h3 कॉमन आ जाएंगे। तो ये कॉमन आ गया आपका, और ये तीनों टर्म्स मैंने अंदर ब्रैकेट में लिख ली। तो ये वाली चीज़ जो है वो आपकी किसको रिप्रेजेंट करती है? कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड। मैं इसको मैट्रिक्स फॉर्म में भी लिख सकती हूँ। तो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के लिए क्या होगा? 1/h1 h2 h3 तो बाहर आ जाएंगे। अब देखो मैट्रिक्स में मेरे पास सबसे पहले क्या आ रही है चीज़? E1 h1 E2 h2 और E3 h3। तो ये वाली चीज़ सबसे पहला मेरा रो बन जाएगी, E1 h1 E2 h2 और E3 h3। अब मेरे पास 1 देखो डेल बाय डेल u2 आ रहा है, डेल बाय डेल u3 आ रहा है और डेल बाय डेल u1 आ रहा है। तो मैं इसको वैसे ही लिख दूँ, डेल बाय डेल u1 डेल बाय डेल u2 और डेल बाय डेल u3। और क्या चीज़ें आ रही है? a1 h1 a2 h2 a3 h3। तो आप इसको खोलेंगे तो मेरे पास वही इक्वेशन आ जाएगी, विच इज़ इक्वेशन नंबर 7। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। टिल देन थैंक यू।